नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी टाइम से बात चली आ रही है और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करी थी इलेक्शन कमीशन के बहुत ही ज़्यादा फास्ट अपॉइंटमेंट के लिए। उसके इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अरुण गोयल जी को काफ़ी जल्दी अपॉइंट कर लिया गया था। उन्होंने रिज़ाइन किया अपने टाइम ख़त्म होने से पहले अपनी पोस्ट से और एज एन इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये चीज़ें पहले से फिक्स थी कि उनको रिज़ाइन करना और उन्हें ज्वाइन करवाना है। तो ये चीज़ें बताती कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इल प्रैक्टिसेस में लगी हुई है। देर इज़ अ चांस ऑफ इल प्रैक्टिस, मतलब कि देर इज़ अ चांस। अभी तक कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है कि हाँ सही या गलत, बट हाँ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये जो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, इन सब में इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। तो आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। मतलब कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये ऑटोनोमस है, मतलब कि खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा, बट चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल करता है। ठीक है, ये इलेक्शंस कराता है किसके, स्टेट के और यूनियन के। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, क्योंकि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वैसे ही ये इस्टेब्लिश हो गया था। नेशनल वोटर्स डे की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। सेक्रेटेरिएट जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। और बॉडी जो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कराती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड। फिलहाल ये न्यूज़ जो है मैंने बता ही दिया क्या कंटेक्स्ट है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो हमारे पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। पार्ट 15 324 से 329 तक है, मतलब 324 से 329 तक। और इसमें इलेक्शन कमीशन के सारी चीज़ें बताई गई हैं। 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल बताया गया है इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 325 में बताया गया है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल है इंक्लूजन के लिए, अगर वो क्लेम कर रहा है कि हम एक स्पेशल हैं, इलेक्टोरल रोल, मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग करता है, तो इस बेसिस पे कोई भी अपने आप को मतलब कि इंक्लूड नहीं करा सकता। ठीक है, इलेक्शन के लिए या फिर इलेक्शन कमीशन के लिए। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शन जो है हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब कि हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इनके लिए इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। और ये एडल्ट सफरेज के हिसाब से होगा, मतलब कि 18 साल से अबव की एज के लोग ही इसको, मतलब इसमें शामिल हो सकेंगे, एडल्ट सफरेज, या फिर जो गाइडलाइंस पार्लियामेंट उनके लिए बनाता है। आर्टिकल 327 की बात करें तो पार्लियामेंट की पावर है कि वो प्रोविज़न बना सकता है इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स का। लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैसे होने, इसके लिए पार्लियामेंट जो है रूल लेकर के आ सकता है और वो फॉलो करवाएगा कौन, इलेक्शन कमीशन। वेट अ मिनट, या आर्टिकल 328 में कह रहा है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की पावर है ऑफ अ स्टेट की कि वो स्टेट लेजिस्लेचर पर्टिकुलर अपने स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो भी इलेक्शन के रूल्स हैं वो सेट कर सकता है। आर्टिकल 329 कहता है कि कोर्ट जो है इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये ऑलरेडी एक काशी जुडिशल बॉडी है, जो कि जिसमें इसके पास काशी जुडिशल पावर्स है। ठीक है, अभी हम बताएंगे काशी जुडिशल पावर्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ साथ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। 1989 में क्या हुआ, ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और टाइम टू टाइम इलेक्शन कमिश्नर की स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं।
स्टेट लेवल की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा हेल्प लेता है, जो कि आईएएस रैंक ऑफिसर होते हैं, और वो ही इलेक्शन कराते हैं स्टेट्स के म्यूनिसपैलिटी का और पंचायत का। आगे हम देख सकते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की जब बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए फ़िक्स होता है या फिर 65 साल की उम्र तक के लिए फ़िक्स होता है। इनकी स्टेटस, सैलरी और बाकी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की होती हैं, और ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इनको निकाला जा सकता है बिफोर देयर एक्सपायरी। मतलब किसको निकाला जा सकता है? इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जा सकता है। मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर गवर्नमेंट निकालना चाहे तो निकाल सकती है। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि जब इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नमेंट निकाल सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर अब इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो उसका ध्यान देना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर्स को, नहीं तो फिर इनको निकाला जा सकता है। बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किया जा सकता है ओनली थ्रू प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाता है, द सेम तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निकालना पड़ेगा। हमें पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस की सहमति चाहिए होगी, तब जा कर के हम इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाल पाएंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब बोलेंगे तभी इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जाएगा। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन? तो पावर में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब एरिया डिसाइड करना, कौन कितने एरिया में इलेक्शन होगा। ऑब्वियसली पूरे में इलेक्शन होगा, लेकिन एरिया डिवाइड किया जाता है ना, कि इस एरिया का अलग इलेक्शन किया जा रहा है, इस एरिया का अलग किया जा रहा है, इस एरिया का अलग। तो वो सारे एरिया डिसाइड करने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। और पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन देना कि पॉलिटिकल पार्टी हाँ कौन सी लड़ सकती है, कौन सी नहीं लड़ सकती है। इलेक्शन का क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रूल्स फॉलो होंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। कौन सी पार्टी कितना एडवर्टाइज़ कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। और वही हमने बताया कि इलेक्शन के लिए क्या क्या टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें सब कुछ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। दूसरी पावर की अगर हम बात करें तो वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर और कासी जुडिशल फंक्शन। मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके पास क्या है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे कि ये क्या कर सकता है कि पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, एज द केस में भी गवर्नर टू होम सच ओपिनियन स्टैंडर्ड। मतलब अगर इलेक्शन कमिश्नर कहेगा या इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इस पर्सन ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़के जीता है, उसको निकाल दिया जाए, तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को जो पार्लियामेंट में बैठा है उसे निकाल सकता है, या गवर्नर से बोलेंगे तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में जो पर्सन बैठा है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद द केसेस ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन, जो भी है मतलब जिसने भी करप्ट तरीके से आकर के किया है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास अगर गया तो भी वो क्या करता है, रेफर टू कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं अपनी ओपिनियन लेने, और फिर इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेंगे उस पर्सन के साथ जो कि करप्ट या फाउंड गिल्टी पाया गया है। इसके बाद काशी जुडिशल पावर। काशी जुडिशल पावर्स से पहले ये जान लीजिए कि काशी जुडिशल बॉडीज़ होती क्या है। काशी जुडिशल बॉडीज़ वो होती हैं जिनमें हाफ मेंबर्स जो होते हैं वो जुडिशरी के होते हैं, और हाफ मेंबर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको काशी जुडिशल बॉडीज़ बोला जाता है। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल को भी ध्यान देती है और जुडिशल एंगल को भी ध्यान देती है, और साथ ही साथ ये ट्राई करती है कि हाँ एक सही निर्णय लेके आया जाए जो कि लोगों के वेलफेयर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास काशी जुडिशल पावर्स भी होती है। ये जो भी ऑर्डर देंगे वो मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मर्जर होना या स्प्लिट होना, मतलब उनको तोड़ना है 2 पार्ट में या 2 को मिलना है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही चीज़ें फॉलो होगी। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है जो कि अपनी चीज़ों को, मतलब कि जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट नहीं किए है ना टाइम से, तो उनको क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन, अगर जैसे कि इलेक्शन कमीशन है हमारा, और इलेक्शन कमीशन में क्या है
कि अगर इस पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी रूल कर रही है, रूल मतलब कि अभी जो सेंटर में है, ठीक है, रूल नहीं है वो गवर्नमेंट में है, वो अगर इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दे, तो जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट की बात मानेगा। अब वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या कहेगी, ये तो कहेगी नहीं किसी और को जिता दो, वो कहेगी मुझे ही जिताओ ना। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कुछ करेगा, ट्राई करेगा, जो भी चाहे गवर्नमेंट वैसी चीज़ों को वो चाहेगा कि ठीक है गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की बात मानेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फेवर देगा, इसके बदले में गवर्नमेंट इनको कुछ फेवर देगी। जैसे भी हमने देखा अरुण गोयल वाला केस, जहाँ पे वो एक आईएएस ऑफिसर थे, है ना, और फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर तुरंत चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए अरुण गोयल जी। तो ये एक गलत प्रैक्टिस देखने में नज़र आई, जो कि सही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है, और हमने अभी रिसेंट जो भी चीज़ें थी इसके रिलेटेड हमने वो भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने इस सारे चीज़ों को डिस्कस किया कि क्या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं।